हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों साथ ही आप सभी का हमारी इस महासीरीज में स्वागत है। इस महासीरीज के अंतर्गत हम पूरा सिलेबस आपका काफ़ी हद तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब हम पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा इकोनॉमी के पार्ट हैं, और उसके साथ साथ हम करंट को भी लेके चलेंगे। और अभी कुछ कारणवश की वजह से इस लास्ट जो वीक है इसमें वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाए, बट अब रेगुलर 3 to 4 वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकें। इसके अलावा हो सकता है कि वीडियो की लेंथ है वो भी बढ़ेगी, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हम यहाँ जो पॉलिटी आपके अंतर साथ डिस्कशन कर रहे थे, इस पॉलिटी के अंतर्गत हम बहुत काफ़ी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को हमने कॉन्सेप्ट के साथ ही डिस्कशन किया है। ये चीज़ें आपके प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। और डेफिनेटली यदि इन चीज़ों को आपने अच्छे से फॉलो किया तो GS2 के अंतर्गत पॉलिटी वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से आप बेस्ट आंसर दे सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आज हम संसदीय शासन व्यवस्था जब पढ़ रहे थे इसमें, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने बहुत चीज़ें देखी। संसद क्या है, संसद का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, उनका क्या रोल है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, पीटी से रिलेटेड उनके सवाल, हमने सब चीज़ उनकी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में संसद का महत्वपूर्ण जो रोल है लॉ मेकिंग प्रोसेस, उसको समझा कि कैसे लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है ना, ये चीज़ें देखी। इसके अलावा जॉइंट सेशन है, उसको समझा। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको लेकर के 2021 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस में, जिसको लेकर के स्टेट पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा की भूमिका। कई बार इसको क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि क्या राज्यसभा हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। तो हमें आज समझना है कि राज्यसभा की भूमिका क्या है दोस्तों। और दोस्तों आप सब समझते होंगे कि राज्यसभा का क्या रोल है, लेकिन यहाँ हम मुद्दे वाली टॉपिक को पढ़ेंगे। कई बार एक चीज आपको ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम उसका कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके जरूर पढ़ना है कि आखिरकार राज्यसभा का रोल क्या है। तो उसको दो मुद्दों के आधार पर देखेंगे दोस्तों। एक तो आप देखेंगे इसमें राज्यसभा का रोल संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, और एक आप देखेंगे संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कि राज्यसभा का जो रोल है वो संसदीय शासन में क्या है, और राज्यसभा का रोल है वो फेडरल सिस्टम में क्या है। इन दो आधार पर हम भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्यसभा है उसका रोल है वो समझेंगे। क्योंकि राज्यसभा के बारे में आप जानते हैं कि राज्यसभा, अगर सदन की हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो सदन है ये आपको पता है, इसको कई बार माना जाता है कि एक्सपर्ट्स का सदन है। इसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। नॉर्मली लोकसभा में तो कोई भी व्यक्ति जिसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता हमने निर्धारित नहीं की है, वो चुनाव लड़ सकता है और जीत करके यहाँ पे आ सकता है लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में यद्यपि योग्यता तो हमने भी डिसाइड नहीं करी कि भाई उसको चुनाव में योग्यता चाहिए, लेकिन हाँ सामान्यतः राज्यसभा में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो अपने किसी कैंडिडेट को भेजती है तो वो किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होता है। वो पब्लिक लीडर के रूप में ना होकर के वो कहीं ना कहीं एक्सपर्टी के आधार पर उन लोगों को सफल किया जाता है, इसमें भेजा जाता है जो किसी न किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 12 लोग हैं, वो मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, खेल ऐसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। तो डेफिनेटली कि राज्यसभा को हम एक एक्सपर्ट जो सेशन जो हाउस है वो बोल सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि राज्यसभा का जो रोल है उसको जानेंगे। हालांकि राज्यसभा के बारे में आपने सारी चीजें जान ली कि ये संसद का एक पार्ट है, ठीक है ना, और सदन का सबसे बड़ा है। इसकी सारी जानकारी हमने पहले आपको बता दी राज्यसभा के बारे में। आज राज्यसभा की सबसे बड़ी चीज है ये दो चीजों पे हम कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा की प्रासंगिकता है नहीं है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर दी कीजिए, तो आपको इन दो मुद्दों के आधार पर हमेशा राज्यसभा के क्वेश्चन को बताना है। एक संसदीय शासन प्रणाली के रूप में और एक संघीय शासन प्रणाली के रूप में राज्यसभा का क्या रोल रहता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा का रोल हम संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में देख लेते हैं। देखो आपको पता है भारत में क्या अपनाया गया है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है दोस्तों। ये हालांकि हमारा एक टॉपिक है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक हम इंडियन फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे, उसको लेकर के बहुत सारे प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वहां अच्छे समझेंगे। यहाँ जस्ट आप बेसिक समझ लेते हैं कि संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है। जहां भी संघीय व्यवस्था होती है उस देश में यह है कि संघ वह उसकी इकाइयां। अब संघ क्या होगा, भारत केंद्र, और इकाइयां मतलब स्टेट, जैसे यूपी, एमपी, ये हमारा स्टेट है। इनके मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, और ये जो राज्य की इकाइयां हैं ये संघ के अधीन ना रह करके संघ के समकक्ष एवं स्वायत्त होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। कभी भी कोई संघीय व्यवस्था की बात करते हैं आपसे, तो संघीय व्यवस्था
एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर का सेपरेशन ज्योग्राफिकल आधार पर एक बड़े लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और एक यूनिट में विभाजन किया जाता है। संघ के स्तर पर अगर हम बात करें तो जहां संघ और उसकी इकाइयां समकक्ष एवं स्वायत्त होंगी, कभी संघ की इकाइयां सबोर्डिनेट नहीं होंगी। इसलिए ध्यान रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सीएम कभी पीएम के अधीन नहीं होता, वो सबोर्डिनेट नहीं होता, बल्कि उसके इक्वल और समकक्ष होता है। हाँ, ये जरूर है कि पीएम सारे देश का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, इसलिए उसका प्रभाव पूरे देश में होता है, जबकि सीएम का किसी राज्य विशेष तक ही सीमित होता है। लेकिन ध्यान रखना, सबोर्डिनेट कभी भी नहीं होता। तो संघीय व्यवस्था की मेन विशेषता है स्वायत्त एवं समकक्ष। तो चूंकि भारत ने एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रोविजन है उसमें राज्य की क्या स्वायत्ता है, राज्य का क्या प्रोविजन है, राज्यों की क्या बात की गई है, इन चीजों के लिए राज्यसभा एक अहम रोल है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, सदन में जो राज्यसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। इसलिए ध्यान रखना, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा का जो मेन रोल है वो है राज्यों का प्रतिनिधित्व। और आपको पता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन रखता है? राज्यसभा। अगर संसद किसी भी प्रकार से कोई बातें करेगी तो उसमें राज्यों की ओर से कौन बोलेगा? राज्यसभा बोलेगी। इसलिए संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा का मेन रोल होता है राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करना, राज्यों के हितों का संरक्षण करना। दूसरा काम क्या है? राज्यों के हितों का संरक्षण करना। अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखो, इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर हम समझे थोड़ी सी कि आखिरकार कैसे निभाता है रोल, देखो समझना है इसको। अगर डायरेक्ट आपको समझेंगे तो अच्छे से याद रख पाएंगे, अच्छे से इसको आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अब देखो संसद है, संसद में क्या है? राज्यसभा। अब संसद के पास स्पेशल शक्ति कौन कौन सी होती है? संशोधन की शक्ति। ध्यान रखना, संशोधन की शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास नहीं होती। तो अगर संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संसद करेगी, लेकिन वहां राज्यों की बात कौन रखेगा? तो वहां राज्यसभा राज्यों की बात रखती है। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व चाहे संविधान में संशोधन को लेकर के हो, चाहे किसी विधेयक को लेकर के हो, अगर कोई विधेयक आ रहा है तो उसमें भी राज्यसभा डेफिनेटली है कि राज्यों की बातें रखती है। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली में एक रोल राज्यसभा का क्या है कि वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसलिए राज्यसभा प्रासंगिक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा प्रासंगिक कितनी है, तो लिखना कि नहीं, संघीय शासन प्रणाली में राज्यसभा प्रासंगिक है। और आप एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं तो जैसे एग्रीकल्चर के जो बिल आए थे उसमें राज्यसभा में बिल जाकर के काफी बहस भी हुई, हालांकि बिल पास हो गए थे, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर राज्य से जुड़ा हुआ एक विषय था, ऐसी स्थिति में राज्यों की बात वहां पर रखी गई थी। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें और हो सकते हैं, करंट फॉर्म और एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली में एक काम क्या करेगा? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, चाहे संविधान संशोधन को लेकर के हो, चाहे किसी विधि को लेकर के हो, यानी कि संसद द्वारा किया गया कोई भी कार्य राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यसभा रोल निभाएगी। इसलिए राज्यसभा हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, ठीक है। इसलिए राज्यों का, अब देखो राज्यों का हितों का संरक्षण करती है, इसके लिए राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई। देखो दोस्तों, एक है 249, एक है 312, दो अनुच्छेदों में राज्यसभा को विशेष शक्तियां दी गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। अब 312 की अगर बात करें तो आपने सुना होगा ऑल इंडिया सर्विस, नई अखिल भारतीय। अब दोस्तों एक चीज समझने, पहले तो नई अखिल भारतीय की सेवाएं क्या होती है? सेवाएं, देखो अखिल भारतीय सेवा का मतलब है कि उनकी नियुक्ति तो केंद्र करता है। कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। और अधीन किसके रहते हैं? वो केंद्र के। लेकिन काम किसके लिए करते हैं? वो राज्यों के। जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो फॉरेस्ट सर्विस होती है, एक मिनट ज्यादा खर्च हो गया, इसको मिटा देता हूं। ये जो ऑल इंडिया की 3 सेवाएं होती है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, ये 3 सेवाओं में। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है ना। अब एक चीज समझनी है कि मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ ऑल इंडिया सर्विस में राज्यों का रोल कैसे रहता है। एक ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे आईएएस है। अब इस पर ज्यादातर कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, चाहे इनको अपॉइंटमेंट करना है या बाद में डेपुटेशन पे बुलाना है, कुछ भी करना है, वो मोस्टली कंट्रोल इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। स्टेट में काम करते हैं लेकिन स्टेट अथॉरिटी का ज्यादा कंट्रोल इन पर रहता नहीं, वो थोड़ा बहुत सस्पेंड जरूर कर सकते हैं इनको या ट्रांसफर कर सकते हैं अपने लेवल। इसलिए
अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं लाई जाती है तो राज्य इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये राज्यों की स्वायत्ता को कम करती है। इसलिए राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस बात पर रहे, इसलिए ये राज्य नई अखिल भारतीय सेवाएं लाने का अधिकार किसके पास दिया गया है? राज्य, ये राज्यसभा को दिया गया है। नई अखिल भारतीय सेवाएं, न्यू अखिल भारतीय सेवाएं लाने का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले प्रस्ताव है उसको क्या लाया जाएगा? राज्यसभा लेके आएगी। जब वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाएगा, तब न्यू अखिल भारतीय सेवा को लेकर के एक एक्ट आएगा, वो दोनों सदनों में पारित होगा। उसमें लोकसभा की जरूरत है और राज्यसभा की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनिशिएटिव कौन ले सकता है इसमें? राज्यसभा। इसलिए, और राज्यसभा की शक्ति क्यों दी गई है? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, और ऑल इंडिया जो सर्विस है, न्यू अखिल भारतीय सर्विस है, वो राज्यों के हितों को भी प्रभावित करेगी, इसलिए ये शक्ति राज्यसभा को दे दी। इसलिए राज्यसभा राज्यों के लिए जरूरी है। ठीक है ना? ये चीज, एक चीज ध्यान रखना। इसके अलावा 249, ये आर्टिकल आपने सुना होगा दोस्तों। 249 में राज्यसभा को एक शक्ति है स्पेशल, कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लाए, और प्रस्ताव ला करके किसी राज्य सूची के विषय में, ध्यान रखना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं की होती है, इसलिए राज्यों का हित इससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यदि राज्यसभा को लगे कि राज्य सूची का जुड़ा हुआ कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव के माध्यम से पहले तो डिफाइन करेगी कि ये विषय राष्ट्रीय हित का है, अर्थात इस पे संसद कानून बना सकती है। तो उस स्थिति में संसद भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। क्योंकि ये भी राज्यों की स्वायत्ता को सीमित करता है, इसलिए ये शक्ति भी राज्यों को दी गई, राज्यसभा को दी गई है। तो राज्यों के संसद में डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी कौन होगी? राज्यसभा। इसलिए राज्यसभा राज्यों के हितों का रिप्रेजेंटेशन करती है। दैट्स वाई कि फेडरल सिस्टम में राज्यों की स्वायत्ता और उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्यसभा बहुत जरूरी है। अब आप समझ होंगे आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि हम इनको आगे भी देखते हैं, लेकिन आप समझ होंगे बेसिक सी चीजें क्या है। ये कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट दोनों आर्टिकल पूछे गए हैं। 312 क्या है और 249 क्या है। बेसिक आर्टिकल है, राज्यसभा को इसमें विशेष प्रस्ताव लाने की शक्तियां दी गई। इसके अलावा दोस्तों, जैसे राज्यसभा न केवल राज्यों के हितों का संरक्षण करती है, बल्कि एक चीज और है, राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है। राज्यसभा सीनियर एक्सपर्ट लोगों का भी सदन है इसमें, ना केवल, और दूसरी बात एक चीज और है, ये तो अभी मैं संघीय शासन के रूप में आपको दो मेन रोल बताया कि एक तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, एक राज्यों के हितों का संरक्षण करती है, चाहे न्यू अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में, चाहे न्यू एक्ट लाने में। अब दूसरा इसका रोल जो मैं आपको बताता हूँ राज्यसभा का, ठीक है ना, राज्यसभा का दूसरा रोल है जो अच्छे से हम देखेंगे कि राज्यसभा का दूसरा रोल है, वो है संसदीय शासन प्रणाली में। इस संसदीय शासन प्रणाली में राज्यसभा का रोल क्या है? तो दोस्तों, एक तो विधि निर्माण के रूप में राज्यसभा का रोल है, क्योंकि कोई साधारण विधि हो या संविधान संशोधन वाली विधि हो, राज्यसभा की समान शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास है। अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया में अगर हमें विशेषज्ञता लानी है, अगर हमें अच्छे से बहस करनी कोई विधि पर, अगर कोई विधि तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो वो है विधि लोकसभा की अच्छा राज्यसभा में अच्छे से डिस्कशन हो पाएगी, क्योंकि राज्यसभा में एक्सपर्ट लोग ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, राज्यसभा में एक्सपर्ट लोग ज्यादा होते हैं। फिर राज्यसभा में ऑब्वियसली सदस्यों की संख्या 250 245 है, और जबकि संसद में 543 है। तो लोकसभा की बजाय राज्यसभा में बहस अच्छे से हो सकती है, क्योंकि सदस्यों की संख्या कम होती है, तो डिस्प्यूट थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में थोड़ा सा पार्टीवाद थोड़ा तुलनात्मक रूप से लोकसभा की तुलना में कम होता है, इसलिए अच्छे से बहस हो सकती है। इसलिए लिखना है आपको कि विधि निर्माण के रूप में अगर ये विशेषज्ञता डेवलप कर सकती है, अच्छी बहस कर सकती है, और इसके जो लोग हैं वो तकनीकी एक्सपर्ट होते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे मान लें अगर हमने आप राज्यसभा में बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट मीडिया वाले, संपादक वाले, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आजकल उसमें जाने लग गए, तो सुप्रीम कोर्ट का जज यदि जो रिटायर्ड जज है जो राज्यसभा में जाकर के बात करता है, तो ऑब्वियसली वो विधि मेकिंग की प्रोसेस को कितना एक्सपर्ट से जानता होगा। इसलिए ये एक्सपर्टी डेवलप करने में राज्यसभा बहुत अहम रोल निभा सकती है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि आजकल तो जज भी शामिल होने लग गए, क्रिकेटर भी शामिल हो गए हैं, है ना, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी इसमें शामिल हैं, तो वो उस क्षेत्र विशेष की एक्सपर्टी डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात अगर कोई विधि ऐसी आ रही है जो उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो राज्यसभा के सदस्य उसमें बहुत अच्छे से बहस कर सकते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य इतनी बहस नहीं कर पाए। इसलिए इसका एक रोल होगा विधि निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है ना, विधि निर्माण में चाहे साधारण विधेयक हो चाहे संविधान संशोधन विधेयक। इसके अलावा
संसदीय जवाबदेहिता में अब कैसे राउंड रहता है? देखो, एक तो इसके सदस्यों की प्रश्न पूछने की शक्ति होती है, प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे मंत्रियों पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी संसदीय समितियां होती है, संसदीय समितियों के सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। बहुत सारी संसदीय समितियों में राज्यसभा के भी सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो लोक लेखा समिति है, ऑब्वियसली लोक लेखा में लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है कि सरकार पे फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है, तो उसमें राज्यसभा का रोल रहता है। अर्थात राज्यसभा का चाहे वित्तीय जवाबदेहिता चाहे कानूनी जवाबदेहिता है, मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता को बनाए रखने में भी राज्यसभा का रोल रहता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय जवाबदेहिता बनाने में, ठीक है, राज्यसभा का रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें एक चीज और, अगर मैं बात करूं जैसे ऊपर लिखी हुई चीज है ना, कि राज्यसभा है, ध्यान रखना, ये लोकतांत्रिक ज्यादा है, मतलब ऐसे बोलते हैं इसको कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें एक तो बहस अच्छे से हो सकती है, इसमें निर्णय सहमति आम सहमति से ज्यादा लिया जाता है। और लोकसभा के बारे में ये और चीज है कि सॉरी राज्यसभा के बारे में ये चीज है कि राज्यसभा दोस्तों कि राज्यसभा में जो राजनीतिक दल है उसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से लोकसभा की तुलना में कम होता है। तो दलगत राजनीति से थोड़ा सा ये होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसलिए लोकसभा की तुलना में, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी हमारे लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा की, बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इसको, स्टेट पीसीएस ने पूछा है, राज्यसभा की प्रासंगिकता, आज हम इस क्वेश्चन को भी देंगे आपको कि एक क्वेश्चन भी आज शेयर किया जाएगा, उसमें क्वेश्चन हम यही रखेंगे कि राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है, एग्जाम्पल सहित आप इसको बताओ। ठीक है, तो राज्यसभा की प्रासंगिकता को लेकर के आपको हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन बताना है, दो मुद्दों के आधार पर बताना है, तभी जाकर के आपका आंसर एक्सपर्ट होगा। अदरवाइज वो आंसर जनरल लगेगा। आप बता देंगे कि दूसरा सदन है, कानून पे बहस कर सकती है, लोकसभा की गलतियों को रोक सकती है, ये आपके जो जवाब होंगे थोड़े जनरल जवाब होंगे। लेकिन जब आप अपने जवाबों को मुद्दे बाई मुद्दे देंगे, जब आप जवाबों को दो पॉइंटों के आधार पर सब हेडिंग देकर के समझाएंगे, तो दोस्तों आपका आंसर बहुत दमदार हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप पढ़ते तो होंगे, आपको ये सारी चीजें लक्ष्मीकांत में सब जगह मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ये एक्सपर्टी डेवलप करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से होती है। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक था, मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है, बहुत सारी चीजें आपको लिख के बता दी है। तो किस तरीके से राज्यसभा का रोल रहता है, अब इसमें फैक्ट जोड़ने हैं आपको। संसदीय जवाबदेहिता के अंदर प्रश्न पूछकर, वित्तीय जवाबदेहिता के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से, तो आपको संसदीय समिति का नाम लिखना है उसका, ठीक है ना, कुछ घटना है तो उसको लिखना है। ये चीज़ आपको जनरली आपको मिली जाती है, कुछ चीज़ हमने लिख रखी है, कुछ आप करंट में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन को एक्सपर्ट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों संसदीय शासन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो है अध्यादेश। अध्यादेश, तो अध्यादेश पढ़ेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसको लेकर के भी यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, प्रीमा आए, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आए, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको समझना होता है कि टॉपिक आखिरकार है क्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सामान्यतः कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन संसद अपना कानून किसके माध्यम से बनाती है? सदन की प्रक्रिया के माध्यम से, जब सदन में सत्र होते हैं। अब दोस्तों सत्र हमेशा नहीं होते हैं, आपको पता है, सदन में जो सत्र होते हैं वो हमेशा नहीं होते। सदन में सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं आपको, और ये भी चीज़ है कि सत्रों का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सत्रों की समाअवधि पीरियड कितने टाइम तक होगा इसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो संसद में सत्र होते हैं लेकिन सत्र हमेशा कंटिन्यू बने नहीं रहते। इसलिए मान लें किसी टाइम पे आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो संसद तो उस टाइम कानून नहीं बना पाएगी, क्योंकि संसद में उस टाइम कोई सत्र नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था की थी अध्यादेश की। ये अध्यादेश की जो ऑर्डिनेंस पावर है ये ब्रिटिश काल के अंतर्गत भी वायसराय को दी गई थी, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 1861 के एक्ट में ये पावर उनको मिली थी अध्यादेश की।
एक बार आप देख लेना, मेरे विचार से 1860 के 1 के एक्ट में आई थी, ठीक है ना। और सबसे पहले अध्यादेश क्या है, ऑब्वियसली संसद नहीं बना रही, तो अध्यादेश क्या है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और राष्ट्रपति किसके बिहोफ पे लाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो सारा काम मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। और मंत्री परिषद क्या है हमारी, ये क्या है, कार्यपालिका। अतः तो सारा काम किससे करता है, कार्यपालिका की सलाह से, इसलिए अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि कहलाई जाती है। दोस्तों पहला पॉइंट, जब भी कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे कि अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा निर्मित एक विधि है, जो क्या होती है, आपातकालीन होती है। और कौन लेके आता है, राष्ट्रपति लेके आता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि अध्यादेश जो विधि है, आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया भी। आर्टिकल 32 भारत में मौलिक अधिकारों के लिए जो विधि को डिफाइन किया गया है, वो आर्टिकल 32 में शामिल है। तो विधि की परिभाषा आर्टिकल 32 में शामिल है, उसमें अध्यादेश को भी विधि के रूप में माना गया है। तो अध्यादेश को कार्यपालिका की विधि है, जो आर्टिकल 13(2) में भी उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक बेसिक सी आपको जानकारी है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अध्यादेश की अगर संविधान के प्रोविजन देखें, तो संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति, ध्यान रखना, अध्यादेश की शक्ति गवर्नर के पास है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। और दोस्तों ये एक अस्थायी कानून है, क्योंकि जब आपातकालीन सिचुएशन में लाया जाता है, और ये उस समय लाया जाता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कानून को लाते हैं। और जैसे ही सदन का सत्र चालू हो, विद इन 6 वीक में ये सदन के उस सत्र में पारित हो जाना चाहिए, ये इसका प्रोविजन होता है। बेसिक्स की इंफॉर्मेशन ये। अगर हम थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़े, आर्टिकल 123 और क्या कहता है, तो दोस्तों क्यों इसको लाना होता है, आखिर हम क्यों लाते हैं, तो आर्टिकल 123 में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, या दोनों ही सदनों में सत्र नहीं चल रहा हो। देखो, अगर मान लो लोकसभा का चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा, तो भी आपको पता है कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि कानून तो तभी बन पाएगा तब दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो। और उस समय यदि हमें कानून की जरूरत पड़ी है, तो हम अध्यादेश को ला सकते हैं, या लोकसभा नहीं चल रही हो, राज्यसभा में नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम अध्यादेश विधि को ला सकते हैं, ये चीज। इसके अलावा ध्यान रखना, एक कंडीशन और है इसमें, कि सिचुएशन इमरजेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा लेके आ गए, इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए और कानून की जरूरत होनी चाहिए, तब जाकर के हम आर्टिकल 123 के अंतर्गत हमारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहमति से अध्यादेश को ला सकता है। ये अध्यादेश की बेसिक सी जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। कई बार हम इसमें गलत कर देते हैं कि सत्र नहीं चल रहा, तो दोनों का नहीं चल रहा हो या किसी एक का नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं कि सदन का सत्र है उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज की जानकारी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो हमारा मेंस का सवाल बनता है, ध्यान रखना। ये जो थे प्री के फैक्ट के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति लाता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, 6 वीक में इसको पास होना पड़ता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप सब जानते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी इसके बारे में मेंस में किस तरीके से पूछती है वो भी देखेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये लाया तो हमने, हमारे संविधान में जुड़ा तो हमने अच्छे उद्देश्य से था कि भाई हमारी जरूरत होती है कि आपातकालीन स्थिति में कोई कानून लाए, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। और इसका मिसयूज होने का कारण क्या है कि एक तो इसमें जो शब्द लिखा है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि स्थिति जरूरी है या नहीं है। अब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, इसको कोई फिक्स आधार पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति अपने हिसाब से सिचुएशन देख कर कह लेता है कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, आपातकाल लाना है। राष्ट्रपति का संतुष्टि का मतलब आपको पता है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। तो इसका कई बार मिसयूज किया जाता है दोस्तों, और मिसयूज के एग्जाम्पल आपको देखें। देखो दोस्तों, अध्यादेश को यदि हम लाया जाता है तो ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली के विरुद्ध भी हो जाता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसका मिसयूज करते हैं, एक तो इसके जो लिखा हुआ शब्द है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति संतुष्ट कैसे होगा, इसको डिफाइन तो किया नहीं गया। तो राष्ट्रपति को अपने हिसाब से संतुष्टि मान लेता है कि हाँ आपातकालीन स्थिति अब ला सकते हैं। तो इसका कई बार मिसयूज हुआ है, और विशेषकर इंदिरा गांधी के टाइम पर पहली बार इसका मिसयूज देखने को मिला, वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों इंदिरा गांधी के माध्यम से जब लाया गया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए एक अध्यादेश लाया, और दोस्तों अध्यादेश में ध्यान रखना संविधान संशोधन को भी ला सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, संविधान संशोधन भी अध्यादेश के रूप में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कई बार हम गलत कर देते हैं,
साधारण विधेयक के साथ साथ संविधान संशोधन विधेयक भी अध्यादेश के रूप में आ सकता है, अध्यादेश हम ला सकते हैं उसके रूप में भी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लेकर के एक अध्यादेश लाया गया था और संविधान में संशोधन का प्रोविजन रखा गया था। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आरसी कूपर भी थे, उनका भी बैंक सरकार ने चंद पैसों में खरीद करके अपने पास कर लिया। तो जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण करके ये मामला पहुंचा तो आरसी कूपर जी गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी सुनवाई करी। और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो सरकार थी उससे एक ही बात पूछा कि भाई अध्यादेश की शक्ति आपको संविधान ने दी है, ये बात ठीक है, लेकिन आप एक बार उसको पढ़ तो लेते ढंग से कि अध्यादेश आप केवल आपातकालीन परिस्थिति में ही ला सकते हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना कौन सा इमरजेंसी है, उसको 2 महीने पीछे भी कर सकते हैं, 4 महीने पीछे भी कर सकते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आपने किया गया था, ये कहीं ना कहीं आपने मिसयूज किया गया है, क्योंकि मामला क्या था कि उस समय राज्यसभा या संसद में ये बिल कभी पारित नहीं होता, इसलिए संसद से बचने के लिए अध्यादेश के रूप में इस बिल को लेके आ गए। तो क्या संसद फिर किस काम की आपकी, क्या संसद को आप अलग कर देंगे, हनन कर देंगे, संसद का यूज ही खत्म कर देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर बाद में अध्यादेश को पहली बार जो राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर लाया, इसको गैर संवैधानिक माना। उसने कहा कि अध्यादेश के बारे में राष्ट्रपति की संतुष्टि अर्थात आपातकाल स्थिति का हम रिव्यू कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में राष्ट्रपति अध्यादेश ला रहे हैं, इसका क्या कर सकती है न्यायपालिका, रिव्यू कर सकती है। इसलिए रिव्यू कर सकती है कि इसका मिसयूज ना हो। दोस्तों, एक अध्यादेश आता है तो अध्यादेश तो केवल राष्ट्रपति ने साइन किया, 2 मिनट में बन के चला गया कानून। तो इसमें क्योंकि कानून बनाने की जो वास्तव में शक्ति थी वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव संसद को दी गई थी, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से उसको इग्नोर कर दिया जाता है, विपक्ष को इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर यह संसदीय गरिमा और लोकतंत्र का हनन होता है। इसलिए इसके मिसयूज को रोकने के लिए आरसी कूपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दिया कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है कि मैं आपातकालीन सिचुएशन में अध्यादेश ला सकता हूँ, उसका क्या कर सकती है, रिव्यू किया जा सकता है। एक पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, आरसी कूपर बाद का इसका मिसयूज हुआ था। इसलिए अगला क्या होता है कि एक चीज और होती थी दोस्तों कि एक ही अध्यादेश को बार बार लाया जाता है। जैसे मान लें एक भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, भूमि अधिग्रहण बिल, इसको अध्यादेश के रूप में बहुत बार सदन में पेश किया गया था। क्यों? क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल संसद में कई कारणों की वजह से पारित हो पाना इसका संभव नहीं था, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे। तो क्या होता है, जैसे मान लें हमारा सदन मतलब 1 जनवरी को अगर सेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 जनवरी को सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सरकार क्या करती है, 31 दिसंबर को अध्यादेश ला देगी, क्योंकि 31 दिसंबर को सेशन तो नहीं चल रहा था। 31 दिसंबर को सेशन ला करके अब ये जनवरी वाले सेशन में पारित मत हो, क्योंकि 1.5 महीने इसके पास टाइम होता है, तो 1.5 महीने पारित नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले सेशन में फिर जो अगले सेशन है उसके बीच में 6 महीने का अंदर होता है, तो अगले सेशन में इसको पारित करवाया जाता है। तो पहले इस सेशन में जो जस्ट इसके पास सेशन है, इसमें इसको पारित करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 42 दिन के पास इतना टाइम होता है, तो सेशन तो इतना 42 दिन का होता नहीं है, तो इस सेशन में पारित नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 6 वीक तो चल जाता है, 6 वीक तो नॉर्मली चला जाएगा, लेकिन जैसे सेशन स्टार्ट हो उसमें 6 वीक में पारित होना जरूरी है। तो यहाँ क्या होता है कि सेशन स्टार्ट हुआ, 6 वीक में पारित नहीं हुआ एक सेशन में, तो अगले सेशन में इसको लेके लाया जा सकता है। तो इसलिए कई बार ये 6 वीक और 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ क्यों, क्योंकि 2 सेशनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 6 मंथ की हो सकती है। और 6 वीक क्यों, क्योंकि 6 वीक में पारित हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम अध्यादेश 6 वीक और 6 मंथ चल सकता है। अब एक बार लेके आए, 6 वीक 6 मंथ चला लिया, फिर ये खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि सदन में पारित नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा। फिर दोबारा लेके आए, फिर दोबारा लेके आए, इसलिए कई बार एक भूमि अधिग्रहण बिल को कम से कम 10 साल तक चला लिया गया था, बार बार अध्यादेश ला करके, बार बार अध्यादेश ला करके। तो भाई जब बार बार आप अध्यादेश ला रहे हो तो संविधान की अवहेलना है ही, क्योंकि संविधान ने आपको अध्यादेश की जो शक्ति दी गई थी ये इसलिए दी गई थी आपातकालीन परिस्थिति के लिए। अब आपातकालीन परिस्थिति बार बार तो पैदा नहीं होती, तो एक बार ही पैदा होगी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका भी रिव्यू किया कि देखो अध्यादेश आप लाते हैं और यदि उसकी विषय वस्तु या कंटेंट उसका एक ही है तो आप उसको बार बार नहीं ला सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बांधवा केस में 1977 में, तो 1997 में बांधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अध्यादेश को बार बार लाना भी क्या है, गैर संवैधानिक है। एक तो अध्यादेश को बेकाम में लाना भी गैर संवैधानिक है और बार बार रिपीट करना भी गैर संवैधानिक है। अब बार बार अगर एक ही विषय के अध्यादेश को आप बार बार ला रहे हैं तो किस तरीके से हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव है।
दोस्तों एक तो इसमें संसद की अवहेलना हो रही है, क्योंकि देखो भूमि अधिग्रहण बिल यदि संसद में आता, लोकसभा में बहस होती, राज्यसभा में बहस होती, फिर इसमें कुछ अच्छे मुद्दे शामिल होते, फिर उसमें ऐसे विषय जो राज्य जनता के विरुद्ध में है वो उनको हटाया जाता, ठीक है, और सरकार पर थोड़ा दबाव भी बनाया जाता जिससे सरकार का उत्तरदायित्व बना रहता। लेकिन सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से संसद को भी बाइकआउट कर दिया, मतलब उसको बाईपास कर दिया। ऐसी स्थिति में संसद जिस चीज के लिए बनी है उसी का उल्लंघन कर दिया। दूसरा, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने इस सेंस से इसको शामिल किया था कि भाई आपको जब जरूरत पड़े, आपातकालीन स्थिति है, उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा कि कोई सरकार संसद से बचने के लिए इसका यूज करेगी, तो संविधान की आत्मा को तोड़ देता है। कार्यपालिका ऑब्वियसली कार्यपालिका दुरुपयोग करती है, क्योंकि कार्यपालिका, अगर मान लें कोई कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद का सामान्य तो लोकसभा में बहुमत रहता है, राज्यसभा में नहीं रहता, तो राज्यसभा से बचने के लिए अध्यादेश का यूज कर लेती है। तो ये भी एक गलत चीज है। भाई कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, साथ ही संसदीय शासन प्रणाली, इसके अलावा कह सकते हैं ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के विरुद्ध है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो लोकतंत्र का मेन मुद्दा होता है बहस, आम सहमति। तो जब विधेयक संसद में नहीं आएगा तो बहस कहां से होगी? पहली बात है, जब विधेयक संसद में नहीं आएगा, वो तो संसद से बाहर या अध्यादेश के माध्यम से पारित कर दिया जाएगा, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काबिल रहेगी उसमें? इसलिए दोस्तों हमेशा जब भी आपको अध्यादेश को लेकर के बाहर आए तो ये मुद्दे आपके पास होना चाहिए कि संसदीय जवाबदेहिता, कार्यपालिका की जवाबदेहिता, संसदीय शासन प्रणाली, संविधान की आत्मा, ऐसे मुद्दों के विरुद्ध में है अध्यादेश। चूंकि आपातकालीन प्रोविजन है तो इसका यूज सामान्यतः आपातकालीन ही किया जाना चाहिए। आगे भी इस टॉपिक को हम और विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों, इतना विस्तार से हम मोस्टली हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। मैं इतना विस्तार से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन किस तरीके पूछा है वो हम आपको बताएंगे। अब आते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यादेश। देखो संसदीय शासन प्रणाली में अध्यादेश एकदम इसके विरोध में है, क्योंकि दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली का मेन काम होता है विधि निर्माण का। देखो ऐसे मुद्दे बाई मुद्दे अगर किसी चीज को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, है ना? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मेन काम होता है विधि निर्माण का, ठीक है ना? इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली के मेन काम होता है कि वो कार्यपालिका की जवाबदेहिता को बनाकर। तो अब एक चीज आती है कि संसदीय शासन, देखो अब मुद्दे बाई मुद्दे इसको सोल्व करना है कि देखो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यादेश का क्या संबंध है। तो संसद का मेन काम होता है भाई विधि निर्माण का, तो अध्यादेश तो विधि निर्माण को इग्नोर कर देगा। एक चीज तो यह है कि अध्यादेश लाएगा तो संसद के विधि निर्माण कार्य प्रणाली बंद हो जाएगी, क्योंकि जो कानून संसद में बनना चाहिए था आप उसको अध्यादेश के माध्यम से लाएंगे तो ना तो संसद का रोल रह पाएगा उसमें। तो इसलिए अध्यादेश का प्रयोग, ध्यान रखना, अध्यादेश लाना संवैधानिक है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन अध्यादेश का बार बार रिपीटिशन करना और गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करना ये गैर संवैधानिक है। इससे क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली का ह्रास होता है दोस्तों, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का मेन काम विधि निर्माण प्रक्रिया और उसमें विधि पर बहस करना, उसमें विधि पर चर्चा करना, उसमें विधि पर सभी पक्षों को रखना, जब जाकर के विधि निर्माण की प्रक्रिया हो पाएंगी। लेकिन अध्यादेश सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है, इसलिए अध्यादेश की प्रक्रिया विधि निर्माण की में संसदीय भागीदारी को नजरअंदाज कर देती है, संसदीय शासन प्रणाली का इसलिए ह्रास कर देती है। ये चीज आपको देखना है, ठीक है? इसके अलावा आप जानते हैं कि संसद का जो मेन काम है कि भाई वित्तीय जवाबदेहिता को बनाए रखने का, कार्यपालिका पर कंट्रोल करने का, तो कार्यपालिका पे कंट्रोल तो तब होगा संसद कानून को अपने आधार पे बनाएगी। लेकिन जब कार्यपालिका खुद ही कानून बनाने लग जाएगी अध्यादेश के माध्यम से, तो कार्यपालिका क्या, देखो कार्यपालिका की जवाबदेहिता ये संसद का मेन काम है संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन जवाबदेहिता किसके माध्यम से करती है संसद? विधि निर्माण की प्रक्रिया में बहस करके किसी मुद्दे पर, प्रश्न पूछ के किसी मुद्दे पर। लेकिन जब आप अध्यादेश लाएंगे तो सारी चीजें नजरअंदाज हो जाएंगी, इसलिए कार्यपालिका की जवाबदेहिता भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया खुद कार्यपालिका ही करने लग जाएगी, तो संसद का काम नहीं बचेगा। इसलिए बोला गया कि संसदीय शासन प्रणाली का इसकी वजह से ह्रास हो रहा है, क्योंकि जैसे एक अच्छे एक्सपर्ट है प्रताप भानु मेहता ने एक बात बोली है कि संसद का मेन काम है डिस्कशन। ये संसद का मेन काम है जिसके द्वारा किसी भी विधेयक पर हम सकारात्मक नकारात्मक सभी पक्षों पर चर्चा कर सकते हैं और इससे हम एक जनमत का निर्माण कर सकते हैं कि ज्यादा जनता के पक्ष में क्या मामला है। लेकिन आपका अध्यादेश ऐसा नहीं करने देता। आपका अध्यादेश
इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली का ह्रास है। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि अध्यादेश संसदीय शासन प्रणाली का ह्रास है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसको एक्सपांड कीजिए। तो दोस्तों ऐसे मुद्दे आपके पास होने चाहिए कि संसद का मेन काम चर्चा करना, विधि निर्माण करना, कार्यपालिका की जवाबदेहिता करना, तो इस तरह की चीजें, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। तो जब ये चीजें होंगी तभी जाकर के संसदीय शासन बन पाएगा। लेकिन आपका अध्यादेश इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है, इसलिए अध्यादेश संसदीय शासन प्रणाली के विरुद्ध चला जाता है। दूसरा, जवाबदेहिता स्थापित करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है जनमत, क्योंकि हम जनमत है। और लेकिन अध्यादेश तो जनमत का ही नुकसान कर देता है। अध्यादेश जनमत को नहीं आने देता। उसमें तो एक व्यक्ति ने साइन किया, मंत्रिपरिषद ने सहमति दी, 2 मिनट में बिल बन के आ जाएगा और दुनिया पे कानून बन जाएगा। उस कानून की जांच, उस कानून की निष्पक्षता, उस कानून पे बहस, उसकी विशेषज्ञता कभी नहीं रह पाती। इसलिए अध्यादेश संसदीय शासन प्रणाली के विरुद्ध है। दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा अलग चीज बता रहा हूँ, जनरल सी चीजें, ये आपको एक एक चीज को समझना है कि कैसे कैसे मुद्दा किस किस चीज से जुड़ सकता है। जब तक आप इन चीज को नहीं समझेंगे, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे, यूपीएससी जैसे मेंस एग्जाम में आंसर लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप किताब पढ़ सकते हैं, आप नोट्स पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास, आपके माइंड में विश्लेषण होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी जाकर के हम वो चीजें कवर कर पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फैक्ट कोई भी पढ़ सकता है, फैक्ट कोई भी पढ़ लेगा, 6ठी क्लास का बच्चा भी फैक्ट पढ़ लेता है, लेकिन वो विश्लेषण नहीं कर पाता। तो अच्छे से विश्लेषण यदि आपको करना है तो इस तरीके से करना है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ अगर हम शक्ति पृथक्करण के नियम की बात करें तो अध्यादेश उसके विरुद्ध भी चला जाता है। क्योंकि दोस्तों शक्ति पृथक्करण आपने पढ़ा होगा। शक्ति पृथक्करण का नियम है कि लोकतंत्र के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग अपने अपने कार्यों को करेंगे। जैसे विधायिका का कार्य विधि निर्माण का मोस्टली, कार्यपालिका काम है विधि को लागू करने का, और न्यायपालिका का काम है रिव्यू करने का। तो इस तरीके से एक विधि पर इस तरीके से तीनों कार्य करेंगे। लेकिन जो आपका अध्यादेश कौन लेके आती है? कार्यपालिका। और अध्यादेश कार्यपालिका लेके आती है, तो कार्यपालिका का मेन काम विधि को लागू करना है, ना कि विधि निर्माण की प्रक्रिया करनी है। तो कार्यपालिका अध्यादेश के माध्यम से विधायिका के कार्य को छीन लेती है। इसलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर है, उसका उल्लंघन कर देती है, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन कर देती है। तो जब भी आपको अध्यादेश की आलोचना करनी है तो इन मुद्दों के आधार पर करो। शक्तियों का पृथक्करण, ये मुद्दे हैं, ये कीवर्ड है, इनके आधार पर करोगे तो आपको लगे, कोई व्यक्ति सोचेगा कि डेफिनेटली कि आप एक अच्छी एक्सपर्ट के माध्यम से उस चीज को बोल रहे हैं। अदरवाइज आपका आंसर जनरल हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, इनके माध्यम से आपको उत्तर जोड़ना है। और आपको पता है उच्चतम न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया है। और शक्तियों का पृथक्करण कहां पर है? अगर आप बात करें हम आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया। हाँ, भारत में यह जरूर है कि शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से नहीं है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों आपस में समन्वय रखती है। क्यों? क्योंकि हम संसदीय शासन प्रणाली के पार्ट हैं, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से होते हैं। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है, बट उनके कार्यों में जरूर पृथक्करण है। विधायिका का कार्य है निर्माण करना, कार्यपालिका कार्य है उस कानून को इम्प्लीमेंट। इसलिए ये मुद्दा शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध भी चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति पृथक्करण को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिसाइड किया रहा था। ये चीज में आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जब शक्ति पृथक्करण होगा और अध्यादेश आप लाएंगे तो संसद का खत्म हो जाए, संसद में उसका अवहेलना हो जाएगी। और संसद क्या है? लोकतांत्रिक संस्था है। तो लोकतंत्र बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्था भी बहुत जरूरी होती है, और आप अध्यादेश के माध्यम से उन संस्था का ही पतन कर देंगे तो फिर किस बात की आपकी लोकतंत्र। तो इतने मुद्दों को जब आप समझेंगे तब जाकर के ये बात हो पाएगी। एक सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जब भी कहीं भी आप इस प्रकार की चीजें हैं उसको पढ़ सकते हैं। जैसे सीपी बावरी ने एक बढ़िया शब्द बोला है, हालांकि आप इसका नाम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि देखो लोकतंत्र में 2 चीज होती है दोस्तों, एक होती है तंत्र यानी कि संस्थाएं, और एक होता है लोक यानी कि मूल्य। लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है ना, ये है लोकतांत्रिक मूल्य। और लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्यपालिका, विधायिका,
न्यायपालिका, यूपीएससी, कैग, जो इन मूल्यों की प्राप्ति करने में सहायक होती है, उन्हीं संस्था को बोलते हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं। तो इसलिए सीपी भावरी ने बोला है कि यदि हम वास्तव में लोकतंत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, तो इन्होंने एक बात बोली कि लोकतंत्र में मूल्यों के अलावा, स्वतंत्रता, समानता, इनके अलावा लोकतांत्रिक मूल्य है, उनकी बहुत भूमिका रहती है। एक बार उनको देखता हूँ, एक फोन आ रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा फोन आने की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको थोड़ा सा धैर्य से सुनना है आपको। जैसे सीपी भावरी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, इनको आप कोई भी लोकतांत्रिक संस्था है, अगर आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना है, यूपीएससी के बारे में बताना है, कैग के बारे में बताना है, संसद के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का आंसर लिखते टाइम इस चीज को आप कोट कर सकते हो। तो इसने क्या लिखा है, जैसे कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा लोकतांत्रिक संस्थाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ये चीज ध्यान रखना। यहां तक इस कोड को आप कहीं भी डाल सकते हो। और राष्ट्रपति द्वारा जो विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि अध्यादेश जो कार्य किया जा रहा है, उससे संसद का अमूल्यन हो रहा है, अर्थात एक लोकतांत्रिक संस्था है, उसका अमूल्यन हो रहा है ना। तो इस लोकतांत्रिक संस्था का इसमें अमूल्यन हो रहा है, अतः अध्यादेशों को दशकों तक बनाए रखना संसदीय गरिमा का हनन है। तो अध्यादेश के बारे में इतना विश्लेषण अगर आप कर लोगे तो कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, स्पेशली मेंस में। प्री के तो हो सकता है आपको पहले से पता हो। अब आज एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, हम उसको आपको बताते हैं। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन 2019 या 20 के समथिंग पूछा है, शायद 18 में देखो आप तो, या 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा था कि उसको पहली बार समझोगे तो आप सही नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ये मानते हैं कि न्यायपालिका रिव्यू के माध्यम से अध्यादेश को कम करती है, वो अध्यादेश पे कंट्रोल करती है कि अध्यादेश का मिसयूज ना हो। ये हमारे मन में धारणा बनी रहती है और सही बात है। जैसा कि हमने आरसी कूपर बात पढ़ा, जैसा कि हमने बांधवा केस पढ़ा, आरसी कूपर बाद और बांधवा, इन दोनों में कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा अध्यादेश के मिसयूज को रोका गया, ठीक है। और यानी कि अध्यादेश को क्या किया गया, सीमित करने की कोशिश की गई। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि न्यायपालिका अध्यादेश की पुनरावृत्ति में सहायक भूमिका निभा रही है, न्यायपालिका की वजह से ही अध्यादेश रिपीट हो रहे हैं। अब एकदम अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके मन में आते हैं तो कोई किताब में इसका आंसर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको सेल्फ विश्लेषण करनी पड़ती है और आपकी समझ के आधार पर इसका आंसर देना पड़ता है। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यायपालिका और अध्यादेश का क्या रोल है। तो दोस्तों, संविधान में ये बात सही है, शक्तियों का पृथक्करण है और साथ साथ में नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस आपने सुना होगा दोस्तों। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को बैलेंस करती है, कार्यपालिका न्यायपालिका को बैलेंस करती है, न्यायपालिका विधायिका को बैलेंस करती है, न्याय कार्यपालिका विधायिका को बैलेंस कर सकती है। यानी कि कह सकता है कि देखो, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, चेक एंड बैलेंस का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बेसिक चीज आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी कि देखो, कार्यपालिका का न्याय विधायिका कंट्रोल न्यायपालिका कैसे, कि वो न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, ये शक्ति संसद के पास है, ठीक है। और न्यायपालिका के पास कंट्रोल क्या है कि वो किसी भी विधि प्रक्रिया का रिव्यू कर सकती है, ये कंट्रोल वो करती है। इस आधार पर दोनों आपस में क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ये बात है, संविधान में शक्तियों के पृथक्करण को स्वीकार तो किया गया, लेकिन साथ साथ में चेक एंड बैलेंस को भी बताया गया कि नहीं, न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए विधायिका भी रोल निभाएगी और विधायिका कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका भी अपना थोड़ा रोल निभाएगी। जैसे विधायिका मतलब ऐसा नहीं कोई भी कानून बना दे, कोई भी कानून नहीं बना सकती, वो जो भी कानून बनाएगी उस कानून का रिव्यू होगा, उसका रिव्यू किया जाएगा अगर वो कानून संवैधानिक प्रोविजन के अंदर है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार कि ऐसा नहीं कि कोई भी न्यायाधीश कोई न्यायाधीश मन के आधार पर कुछ भी कर दे। अगर कोई न्यायाधीश संवैधानिक प्रोविजनों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका विधायिका है, संसद है, उसको उसको पद से हटा सकती है, जो भी उसके महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसके माध्यम से। तो इस आधार पर हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस को स्वीकार किया गया। इसलिए देखो, चेक एंड बैलेंस में इसलिए संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और वही न्यायपालिका हमेशा विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों की निगरानी रखती है। वही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे यह साबित हो जाता है कि न्यायपालिका अध्यादेश का दुरुपयोग को रोकती है। यहां तक बात आपके समझ में हो गई। लेकिन क्वेश्चन आया कि बढ़ती न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका द्वारा विधायकों जो विधि प्रक्रिया है, जो अध्यादेश है, उसको बढ़ाया जा रहा है। अब इसका आपको एग्जाम्पल हम दो बता दें, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था
यूपीएससी का जो क्वेश्चन है आप एग्जैक्टली देखना कि क्या क्या न्यायपालिका की सक्रियता अध्यादेशों को यह व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन था। लगभग इसी से जुड़ा, सेम टू सेम यही लैंग्वेज थी। हो सकता है उसमें कुछ शब्दों का अलग चेंज किया गया, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन यही था, मतलब उसका मेन थीम यही थी। तो हमें इसकी स्टार्ट ये करनी थी कि देखो ये बात ठीक है, जो मैंने अब तक इसमें लिखा गया ऐसे स्टार्ट करनी थी तो भाई हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में सत्यों के पृथक्करण के साथ साथ चेक एंड बैलेंस को स्वीकार किया गया है, जिसके माध्यम से अध्यादेश को कंट्रोल करना न्यायपालिका का एक अधिक मतलब एक क्या बन जाता है, वो बन जाता है नियंत्रण, चेक बैलेंस के माध्यम से वो कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता, ध्यान रखना, न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता इन अध्यादेशों को बढ़ावा भी देती है। ये बात सही है। कैसे? जैसे आपको पता है न्यायपालिका का काम क्या है कि भाई वो रिव्यू करे, केवल विधि नहीं बनाए। विधि बना नहीं सकती, किसके पास है? विधायक के पास। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, एसटी एंड एससी जो एट्रोसिटी एक्ट है 1988 का 89 का, इसको आपने सुना होगा। 2018 में काफी न्यायपालिका ने इसमें निर्णय दिया, और उसके बाद 2018 में काफी दंगे भी हुए, मतलब बहुत ज्यादा इसका विद्रोह भी हुआ, मतलब विद्रोह नहीं, आंदोलन टाइप में हुआ। तो 2018 में इसका आंदोलन टाइप में हुआ। तो न्यायपालिका क्या है कि कोई भी न्यायपालिका यह है कि भाई कानून है, कुछ डेटा देखेगी और उस कानून को बदल देगी, जबकि वो कानून संसद ने बनाया है। और न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन जनता हमेशा क्या मानेगी? सरकार का डिसीजन मानेगी और सरकार के विरुद्ध में कार्रवाई कर देगी, सरकार विरुद्ध में आंदोलन कर देगी। तो 2018 के अंतर्गत अप्रैल 18 में डिसीजन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या किया कि ST/SC एक्ट है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन उनको बदल दिया। इससे क्या है कि इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, सरकार पे दबाव बना। आखिरकार सरकार उस दबाव से बचने के लिए क्या किया कि इस न्यायपालिका ने जो संशोधन किया, उस संशोधन को चेंज करने के लिए न्यायपालिका सरकार क्या लेना पड़ा? अध्यादेश लाना पड़ा। ध्यान रखना, न्यायपालिका अगर इसमें न्यायिक सक्रियता नहीं करती और इसमें अपने लेवल पर कोई बड़ा चेंजेस नहीं करती, तो सरकार को कभी भी अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता ने इस अध्यादेश को जन्म दिया। इसलिए वो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही था कि न्यायपालिका की सक्रियता किस तरीके से अध्यादेश को बढ़ावा देती है। तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार प्रतिषेध एक्ट की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा जब उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से उन्हें पुनः इम्प्लीमेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि संसद का सत्र तो चल नहीं रहा था और घटनाएं हो रही थी, आंदोलन हो रहा था, सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार को उस दबाव को रोकने के लिए, क्योंकि ध्यान रखना सरकार जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जनता के प्रति जवाबदेही रहती है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के उस डिसीजन को बदलने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। तो इसलिए बोला जाता है कि न्यायिक सक्रियता भी अध्यादेशों को बढ़ावा देती है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और, सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर के मुद्दे पर भी व्यवस्था बदल दी। जो रोस्टर सिस्टम होता है आरक्षण का, तो अब रोस्टर सिस्टम बेसिकली आप जानते होंगे, मान लें 5 सीट है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें ये होता है कि भाई एक रोस्टर, मतलब बहुत टेक्निकली आपको जाना नहीं, रोस्टर में होता है एक क्रम होता है कि अगर मान लें 2 सीट आई है तो ये सीट ST को मिलेंगी, SC को मिलेंगी या OBC को मिलेंगी। तो ये रोस्टर के माध्यम से डिसाइड होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन के माध्यम से चेंज कर दिए। इससे क्या है कि ST SC OBC को जो आरक्षण की व्यवस्था मिल रही थी उसमें कोई न कोई थोड़ी सी कमी रही। तो इसलिए फिर ST SC OBC के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार को इसको बदलने के लिए फिर अध्यादेश लाना। तो न्याय की सक्रियता ही अध्यादेशों को बढ़ावा देती है। अर्थात अगर न्यायपालिका इस प्रकार के कार्य नहीं करती, इस प्रकार की न्यायिक सक्रियता नहीं करती, क्योंकि अगर किसी विधि में चेंज करना है तो काम है संसद का, न्यायपालिका का नहीं है। लेकिन न्यायपालिका सक्रिय होकर के अगर वो ज़्यादा चेंजेस कर रही है तो उनको रोकने के लिए फिर कार्यपालिका को इमरजेंसी सिचुएशन में अध्यादेश लाना पड़ता है। ये 2 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका की इस न्यायिक सक्रियता की वजह से अध्यादेश सरकार को लाने पाए, और इसलिए दोस्तों अध्यादेशों की सक्रियता बढ़ गई। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका किस तरीके से अध्यादेश लाने में ज़्यादा सक्रिय है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और ढूंढ सकते हैं। अच्छा सा आपका एक क्वेश्चन हो सकता है।
अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, बहुत छोटा सा है। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर ये किताब में आसानी से नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, ये चीज़ सिर्फ समझ के साथ ही आपकी डेवलप। तो अध्यादेश इस तरीके से हमने पढ़ा है कि ना तो कोई फैक्ट छूटेगा, फैक्ट भी बहुत सारे कवर कर लिए हमने जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा। अध्यादेश से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन का आंसर देने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे यदि आप इस वीडियो को समझ लें। इसलिए दोस्तों इस तरीके से ही हम सारी वीडियो बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को ज़्यादा थोड़ा विस्तार से ले जाएंगे। लेकिन आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। कोई भी चीज़ की दिक्कत है आप कमेंट करें, उसको करें, और हम रेगुलर टिप के आधार पर इसको फॉलो करें, ठीक है ना। तो ये था अध्यादेश का मामला। अब एक छोटा सा टॉपिक जो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा, ये सुना होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, या इनको बोलते हैं प्रदत्त विधायन। बहुत चीज आपने सुनी होगी, प्रदत्त विधायन वाला मुद्दा बहुत सारे लोगों ने अपने से सुना होगा कि प्रदत्त विधायन का मामला है क्या। देखो, प्रदत्त विधायन का बेसिकली हमको समझना है क्या है। देखो, नॉर्मली विधि बनाने का काम किसका होता है? संसद का। लेकिन जब संसद अपनी शक्ति को डेलीगेट कर देती है, डेलीगेट मतलब दे देती है किसको? कार्यपालिका के लोगों को, जैसे ऑफिसर्स को, कि भाई इस विषय पर आप कानून बनाओ, ये आपको हम शक्ति देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रदत्त विधायन। अब ये क्यों जरूरी है भाई? कानून की जो प्रक्रिया है संसद के पास दी गई है, लेकिन संसद क्यों ऑफिसर्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, आपको पता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो कार्यपालिका के ही पार्ट होते हैं, तो कार्यपालिका को देने की जरूरत क्या है? आखिर क्यों अपनी पावर को डेलीगेट करती है संसद, और ये कितना सही है और कितना गलत है, इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी नीड क्या है। भाई नीड पड़ी तो क्यों पड़ी? तो सबसे पहले है कि संसद के पास समय का अभाव होता है। मैंने आपको बताया था कि संसद है, उसके पास वो केवल सत्र के दौरान काम करती है। अब उसके पास समय का अभाव होता है, ऐसी स्थिति में वो अच्छे से क्या नहीं कर पाती, उस पर बहस नहीं कर पाती, ना ही वो अच्छे से एक्सपर्टी डेवलप कर पाती है। तो इसलिए ये काम क्या करती है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सौंप देती है, इसलिए देती है। दूसरी, विशेषज्ञता का अभाव। अब मान लें कोई टेक्निकल विषय का कोई कानून बनाना है, जैसे ट्रांसपोर्टर, अभी आपने सुना होगा परिवहन संशोधन एक्ट आया था, वो भी एक तरह से प्रदत्त विधान की तरह ही था, क्योंकि वो पहले उसको सौंपा गया था वहाँ के ऑफिसर्स को। तो अब परिवहन जो एक्ट आया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्ट आया, अब ट्रांसपोर्टेशन एक्ट में कितना मतलब जुर्माना लगाना है, क्या इसकी टेक्निकल विशेषताएं होनी चाहिए, संसद के लोगों को पता नहीं होती। तो इसको अच्छा पता किसको भी, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, जिन्होंने ट्रैफिक में काम किया होगा, यातायात में काम किया होगा, उनको इसको ज़्यादा से अच्छे से पता होता है। तो फिर क्यों ना उन्हीं को ये काम सौंप दे, ताकि वो अच्छे से एक्सपर्टी से कानून बना ले। इसलिए कई बार डेलीगेशन किया जाता है। एक होता है क्रियान्वयन में समस्या। देखो दोस्तों, संसद का मेन काम है विधि निर्माण की प्रक्रिया, एक है क्रियान्वयन की जो समन्वय समस्या क्या आती है। देखो अब देखिए बताते हैं, इसमें मैं मेन बता रहा हूँ। जैसे आपको बताया कि मान लें संसद है, अब संसद का काम है विधि निर्माण का प्रक्रिया, और कार्यपालिका काम है इसको लागू करना या क्रियान्वयन करना। अब दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसी भी चीज को लागू करते हैं, लेकिन संसद कानून बना देती है। लेकिन कोई कानून आपने बना तो दिया, वो प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये तो संसद के लोगों को पता नहीं होता, ये तो जो लागू करता है उनको पता होता है। तो कई बार संसद ऐसे कानून बना देती है, जैसे ट्रैफिक में आपने क्या कर दिया, ट्रैफिक के एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए। अब बहुत बड़े बड़े आपने फाइन लगा दिए किसी पे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कई बार कानूनों को प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करते हैं, तो कई बार बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने वाली दोनों चीज़ों में समझ में नहीं हो पाता, क्योंकि संसद में बैठ के आप कैसा भी कानून बना देते हैं, आपको दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी लागू करने वालों को। तो इसलिए डेलीगेशन उनको दे दिया जाता है, ताकि आपको वो उसी तरीके से कानून बनाए जिस तरीके से उनको जरूरत है, ठीक है। इसलिए डेलीगेशन दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि फील्ड में वो चीज़ अलग होती है, और मिनिस्ट्री में वो चीज़ अलग होती है। मिनिस्ट्री में बैठा हुआ पॉलिसी बना तो देता है, लेकिन जैसे वो फील्ड में आती है पॉलिसी फेल हो जाती है। तो फील्ड के ज्ञान को पता होता है, किसको पता होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। कार्यपालिका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उनको पता होता है, इसलिए उनके आधार पर अगर कोई कानून बने, उनकी चीज़ों के, उनकी मांग के आधार पर कोई कानून बने, तो वो कानून ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इन्हीं आधारों पर क्या किया जाता है, प्रदत्त विधायन की प्रणाली को लाया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रदत्त विधायन प्रणाली को क्यों लाया जाता है, तो इसका आधार पर बता सकते हैं।
जैसे अब इसमें क्या है, बेसिक वही बात है, विधि निर्माण का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। जैसे कि मोटर वाहन एक्ट 2019 में अब प्रक्रिया और चालन का निर्धारण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि संसद के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चालन रखें। ये तो प्रशासनिक अधिकारी जो ट्रैफिक में काम करते हैं उन्हीं को ज़्यादा पता होगा, इसलिए ये काम किसको सौंप दिया गया था, ट्रैफिक के जो लोग हैं, एक्सपर्टी है, उनको सौंप दिया गया था, इसलिए प्रदत्त विधायन को लाया गया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 जो 5 आया था, 5 है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की एक धारा है 6, जिसमें कार्यपालिका को ये पावर दी गई है कि वो एनडीएम से संबंधित, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हम डेलीगेट करते हैं, हम कानून में डेलीगेट करते हैं कि ये काम तुम कर लेना भाई। हालांकि कानून नियम विधि बनाने की शक्ति तो संसद की है, लेकिन हम डेलीगेट कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसकी धारा 6 के अंतर्गत हमने, संसद ने एक कानून डेलीगेट कर दिया किसको, कार्यपालिका को, कि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के संबंधित अब कोई भी नियम प्रक्रिया बनानी वो आप अपने लेवल पे बना दिया, उसको संसद में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं नेशनल, इसे बोलते हैं डेलीगेशन जो लेजिस्लेचर है वो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि प्रदत्त विधान क्या है, मतलब विधि निर्माण की प्रक्रिया का जो दायित्व है प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप देना, ये कार्यपालिका को सौंप देना प्रदत्त विधान कहलाता है। एग्जाम्पल आपके पास रख दिया मैंने। देखिए, एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मूर, वो काफ़ी फेमस प्रधानमंत्री थे और काफ़ी अच्छा काम भी इनके दौरान हुआ था। तो रैमजे मूर ने एक बात बोली कि जो प्रदत्त विधान है इसकी आलोचना करिएगा। बोला कि प्रदत्त विधान में सच बात तो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, नौकरशाही है उसकी पावर बढ़ जाएगी। वही जब तो उन पर कानून बनवाएंगे तो अपने आप में पावरफुल मानेंगे अपने आप को, वो उन पर कानून बनवाएंगे, संसद की इज्जत कम करेंगे, खुद ही कानून बनाने लग जाएंगे, तो नौकरशाही है उसकी पावर इस पर बढ़ जाती है। ये बात रैमजे मूर के द्वारा बोली गई। तो जब इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी होती है तो ये पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। भाई सही बात है कि नौकरशाही है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, फिर शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण में कानून बनाने वाली संस्था और है और कानून का निर्माण करने वाली संस्था अलग होगी, तो उसके भी विरुद्ध चला जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। इसके अलावा ये, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, प्रदत्त विधायन पे संसद का कंट्रोल भी रहता है। ऐसा नहीं कि डेलीगेशन उनको दे दिया सब कुछ वही करेंगे, संसद अपना कंट्रोल भी करती है। हालांकि माना जाता है कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी ये काम करेंगे, परंतु संसद इस पर प्रशासनिक कंट्रोल रखती है, क्योंकि संसद के अंतर्गत एक प्रदत्त विधायन कमेटी होती है। ध्यान रखना, संसद में एक प्रदत्त विधायन कमेटी होती है जो मुख्य रूप से प्रदत्त विधायन के मामले पर जिन जिन को ये काम सौंपा गया है उनको रेगुलेट करती है, उनको नियंत्रित करती है, उनकी बैठकें करती है। तो प्रदत्त विधायन कमेटी के माध्यम से संसद प्रदत्त विधायन पे कंट्रोल रखती है। ठीक है ना, ये था। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताई गई थी, इनका मेंस का क्वेश्चन आपको बन सकता है। अध्यादेश बहुत बड़ा टॉपिक था, उसका मेंस का क्वेश्चन इजीली बन सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक था, उसको अच्छे से हमने विश्लेषण करके उसको पढ़ा। डेलीगेशन जो लेजिस्लेशन है ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा। तो ये जो 2-3 टॉपिक है आज के, और एक राज्यसभा की जो प्रासंगिकता है, ये 3 ऐसे टॉपिक पढ़े आज हमने जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये अच्छे से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली कि बहुत अच्छा आंसर इसमें दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस में चाहे यूपीएससी में। इसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आज बहुत ज़्यादा था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सबके पास पहले से अवेलेबल है, हमारे नोट्स को हमने शेयर भी कर दिए, कोई बड़ी बात इसमें ऐसी है नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दल बदल विरोधी अधिनियम। ये फैक्चुअल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, और दल बदल विरोधी अधिनियम एक करंट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है दोस्तों, इसलिए इसका क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में या मेंस में आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन यही रहेंगे, लैंग्वेज बदल सकती है, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, लेकिन उनका आंसर यहीं से दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आप एक अच्छा आंसर तभी दे पाओगे जब आपकी विश्लेषण क्षमता अच्छी होगी, जब आपने कोई टॉपिक समझ के पढ़ा हो, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी के डायरेक्ट तो कहीं से नहीं मिलते, वो घूम फिर के आएंगे, आंसर उनका एक ही रहेगा, लेकिन उसको समझ पाना आपके लिए तभी पॉसिबल होगा तब आप अच्छे से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है जो भी हमारे जो भी व्यूवर इस वीडियो को देखते हैं उनसे। और इसके अलावा हम आंसर राइटिंग के लिए भी डेली आंसर डालेंगे, उनका नेक्स्ट डे आपको कोशिश करेंगे मॉडल आंसर आपको दिया जाए। ठीक है, तो अब रेगुलरिटी से आपको सारी चीज़ें शेयर की जाएगी, अब किसी प्रकार कोई गैप आपको नहीं रखा जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।